तो आज हम पढ़ेंगे अपने राइट्स ड्यूटीज और डायरेक्टिव्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेक्शन है जिसको फंडामेंटल राइट्स का दिया गया है और डीपीएसपी करके कुछ एक वो सेक्शन है। ठीक है, उसमें क्या डिक्लेयर करा गया है कि सारे इंडियन सिटीजन जो वो है लॉ के बिल्कुल मतलब लॉ के सामने सारे सिटीजन इक्वल हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो है वो पार्ट 4 में आता है, पार्ट 3 में आता है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट 4 में आता है। इसमें क्या है, राइट्स और वैल्यूज है जो कि अफेक्ट करते हैं हर इंडियन सिटीजन्स की लाइफ को, और इन दोनों को मिलाकर इसको क्या कहते हैं, द कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी जो दोनों को मिला के इनको क्या कहा जाता है, द कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने इन हिंद स्वराज में क्या कही है राइट्स के बारे में कि रियल राइट्स आर एज रिजल्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज। मतलब रियल राइट कौन से होते हैं, एज अ रियल राइट्स कब निकल के आते हैं, जब कोई पर्सन अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करता है, तब जाके एक सही राइट निकल के आता है। ठीक है, हार्लोड लास्की ने क्या कही थी, वन मैन राइट इज ऑल्सो हिज ड्यूटी। मतलब एक आदमी का, एक इंसान का जो भी राइट है वो उसकी ड्यूटी भी है। ठीक है, आइडिया ऑफ ड्यूटी मतलब ड्यूटी की जो भी बातें हैं इस चीज में हमें मिली है पार्ट 4 ए में जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से दिया गया है। अब राइट्स और सिटीजन्स के बारे में पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी क्या इंश्योर करती है, भाई इंडिविजुअल के पास कुछ राइट्स हैं और गवर्नमेंट जो होते हैं वो इनको रिकॉग्नाइज करते हैं, इनके इन राइट्स को। देखो अब ये जो है राइट्स क्यों बढ़ाए जाते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन किसको प्रोटेक्ट करने लग रहा है, ये राइट्स देके इंडिविजुअल को किससे प्रोटेक्ट करने लग रहे हैं। ठीक है, ये जो राइट जो है ये पर्सन को जो मिले हैं वो एक पर्सन को किससे हो सकती है, थ्रेटन हो सकता है दूसरे पर्सन से, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए अगर इनको, एक इंडिविजुअल अगर इन चीज़ों से अफेक्ट होने लग रहा है तो उनको चाहिए, ये इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दे रखे हैं। अब टाइप ऑफ राइट कौन कौन से हैं। राइट्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले राइट का मतलब होता है एंटाइटलमेंट और जस्टिफाइड क्लेम। मतलब जस्टिफाइड क्लेम मतलब इसको सबने एक्सेप्ट कर रखा है और ये मतलब सही है। ऐसे क्लेम जो सही है जिन्होंने सब एक्सेप्ट कर रखा है, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर रखा है, उनको राइट्स कहते हैं। ये डिनोट करते हैं व्हाट वी आर एंटाइटल्ड टू एज सिटीजन्स। बट एज सिटीजन होने पे हमें क्या चीज, इंडिविजुअल होने पे, ह्यूमन होने पे। ठीक है, अब 4 टाइप के राइट होती है, कौन कौन से होते हैं, सबसे आते हैं नेचुरल राइट। नेचुरल राइट कौन कौन से होते हैं, ये इनहेरेंट राइट होते हैं, मतलब हर ह्यूमन बीइंग जो भी इस धरती पे क्या है तो वो राइट मिलेंगे। ठीक है, किसी भी लीगल सिस्टम से इंडिपेंडेंट होते हैं राइट, मतलब कोई भी लीगल सिस्टम था। ठीक है, जैसे कि राइट टू लाइफ, मतलब एक इंसान अगर वो इस धरती पे आ रखा है तो उसको जीने का पूरा हक है, उसको आज़ादी का पूरा हक है, उसको सिक्योरिटी लेने का पूरा हक है। अब आते हैं ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स वो पर्सन राइट्स हैं जो कि हर ह्यूमन बीइंग को मिलते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनैलिटी, एथनिसिटी एंड रिलीजन। ठीक है, ह्यूमन राइट्स कौन से यूनिवर्सल राइट हो गए, मतलब जो हर ह्यूमन मिलेंगे रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनैलिटी, रिलीजन और एथनिसिटी। मतलब ये जो है ये नेचुरल राइट्स के ऊपर ही बेस्ड है, लेकिन इनको ना, मतलब नेचुरल राइट्स तो ये हो गए कि भाई मतलब वो पूरा हक है कि बिना अगर कहीं लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, उनको वो राइट्स मिलेंगी।
ठीक है, लेकिन ये जो ह्यूमन राइट्स होते हैं कोडिफाइड होते हैं, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, मतलब लॉ से इनको रिकॉग्नाइज करा जाते हैं, कहीं पे एक लिखित लिखित फॉर्म में स्टोर कर रखे होते हैं। इसमें नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव। दो टाइप के राइट होते हैं। नेगेटिव हो गए फ्रीडम फ्रॉम इंट। ये पॉजिटिव राइट कौन से हो गए, जैसे राइट टू बेसिक। अब पॉजिटिव राइट्स के बारे में देखेंगे। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे राइट टू एक्सेस फूड, रिसीव मेडिकल केयर, ये सब इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़रूर होती है। बिना इसके बिना इसके ये काम अच्छे से नहीं हो पाएंगे। जैसे कि एक्सेस कहाँ से मिलेगा, अगर जब तक कि गवर्नमेंट उन सब चीज़ों को अलाउ नहीं करेगी लोगों के पास, तब तक उनको फूड कहाँ से मिलेगा। ठीक है। अब होते हैं लीगल राइट्स। लीगल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि कन्फर्ड बाय लॉ, मतलब गिवन बाय लॉ। एक लॉ उनको देता है, एक स्टैट्यूट उनको देते हैं, जैसे कि राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन। ये जो है ना आपके जन्म सिद्ध अधिकार है, ये आपको ना हमेशा लॉ के हिसाब से ही मिलेंगे। किसी कंट्री में है, किसी में नहीं है, मतलब ये कोई कंट्री अगर देना चाहे तो उसको दे सकती है, नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकती। तो अब देखेंगे हम फंडामेंटल राइट्स। भाई इनको फंडामेंटल क्यों बोला जाता है? फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, एसेंशियल, बेसिक, फाउंडेशनल, फाउंडेशनल ऑफ ए इंडिविजुअल ऑल राउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड फंक्शन फॉर जस्ट एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी। मतलब कुछ ऐसे एसेंशियल बेसिक राइट जो कि इंडिविजुअल की ऑल राउंड पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो इंडिविजुअल की पूरी ऑल राउंड पर्सनैलिटी के लिए ज़रूरी है, और वो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी को फंक्शन करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कुछ सर्टेन राइट्स को दे रखा है जो कि प्रोटेक्टेड है, उनको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स और ऑर्डिनरी लॉ में क्या डिफरेंस है? फंडामेंटल राइट जो होते हैं गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, जो ऑर्डिनरी लीगल राइट जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं एनफोर्स बाय ऑर्डिनरी लॉ। कोई भी एक ऑर्डिनरी लॉ उसको एनफोर्स, भाई इनको चेंज कैसे कर सकते हैं? ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन होगा तब तक नहीं होगा। और जब वो ऑर्डिनरी लॉ कौन से होते हैं, जो कि चेंज बाय लेजिस्लेचर बाय ऑर्डिनरी प्रोसेसेस। ठीक है। देखो इनको अब एक आते हैं लीगल राइट्स। लीगल राइट्स कौन से होते हैं? लीगल राइट्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एक होते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो कि गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे फंडामेंटल राइट्स, या फिर कोई भी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जैसे राइट नॉट टू बी टैक्स विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, आर्टिकल 265, राइट टू प्रॉपर्टी, 300 ए, राइट टू फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये सब चीजें हैं 301, सॉरी। ठीक है, ये सब हो गए अदर कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स में। अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स मतलब जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी कहते हैं, ऑर्डिनरी लीगल राइट्स भी कहते हैं, स्टैट्यूटरी राइट्स भी कहते हैं, जैसे कि कंज्यूमर राइट, लेबर राइट एंड राइट। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन से अलग से बने। अब फीचर क्या है फंडामेंटल राइट्स के, वो देखेंगे। भाई हमारे जो ये फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट आया है हमारे, कहाँ से आया? इंस्पायर्ड फ्रॉम द बिल ऑफ राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन एक चीज है जिसको कहते हैं बिल ऑफ राइट, वहां से हमने ये फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट डिराइव करा है। इसकी इसका एम क्या है? टू एस्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करें हम अपनी कंट्री में, मतलब हम लिमिटेशन डालें किसके ऊपर? एग्जीक्यूटिव के टायरेनी के ऊपर। मतलब एग्जीक्यूटिव अपनी एक्सट्रीम्स पे ना जाए, मतलब एग्जीक्यूटिव अपनी मनमानी ना करे, उस पे हम लिमिटेशंस डालते हैं। ठीक है, ना ही लेजिस्लेचर अपना कोई आर्बिट्री लॉ बनाए, मतलब अपनी मनमानी से कोई भी लॉ ना बना दे। इसलिए यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स कुछ दे रखे हैं। ठीक है।
कुछ जो होते हैं जैसे नेगेटिव भी होते हैं जो कि लिमिटेशन प्लेस करते हैं किसी भी स्टेट के अथॉरिटी पे। कुछ पॉजिटिव भी होते हैं जो कि कुछ प्रिविलेजेस देते हैं किसी पर्सन, कुछ कुछ लोगों को कुछ प्रिविलेजेस देते हैं। ठीक है। मतलब ये जो होते हैं ये पूरे परमानेंट नहीं होते। पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि कोई भी एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वो अमेंड कर सके। ये जस्टिसेबल होते हैं, गारंटीड करते हैं। इसको कौन गारंटी करता है? इनको सुप्रीम कोर्ट इसको गारंटी। फंडामेंटल राइट्स मैंने बताया था पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। जो सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, देखो इसका शॉर्ट में याद कर कि सिर्फ जो सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है जो राइट्स, वो फंडामेंटल राइट्स में वो कौन कौन से हैं? 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है। जो कि अवेलेबल, ये जो सिटीजन्स के लिए, ये फॉरेनर्स के लिए नहीं है। ठीक है। और ये जो एक दूसरे टाइप के राइट होते हैं जिसको फॉरेनर्स दोनों के लिए है। ठीक है, लेकिन ये एनिमीज के लिए नहीं है। ये कौन कौन से हो गए? आर्टिकल 14, 20, 21, 21, 20, 23, 24, 25, 26, 27। ये सब राइट हो गए जो कि फॉरेनर्स और सिटीजन्स के लिए दोनों के लिए, लेकिन एनिमीज के नहीं है। कुछ जो है वो अगेंस्ट है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए, जैसे 17, 19, 23, 24, 32। ठीक है। और जो हिबिस कॉर्पस जो है वो ओनली अवेलेबल किसके लिए है? अगेंस्ट द स्टेट और प्राइवेट। अब देखो सबसे पहले आर्टिकल 12 के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 12 में क्या होता है? स्टेट को डिफाइन करते हैं। ठीक है। आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट को डिफाइन करता है कि मतलब स्टेट कैसी होनी, स्टेट क्या है। स्टेट टू इंक्लूड द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू पार्ट 3। मतलब इसमें पार्ट 3 के रिलेशन में, मतलब जो जहाँ पे भी पार्ट 3 की बात होगी उसके अंदर स्टेट में क्या क्या चीजें मानी जाएंगी वो देखते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर ऑर्गन्स एट यूनियन एंड स्टेट लोकल अथॉरिटीज। ठीक है। मतलब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर ऑर्गन्स जो भी हो गए यूनियन स्टेट पे, लोकल अथॉरिटीज पे। अदर अथॉरिटीज, अथॉरिटी बॉडी ऑफ अ पर्सन एग्जिस्टिंग पावर टू इशू ऑर्डर रूल्स बाय लॉज रेगुलेशन हैविंग फेयर ऑफ लॉ। मतलब कोई भी ऐसी अथॉरिटी जिनके पास कोई भी रूल्स ऑर्डर, कोई भी रेगुलेशन पास करने की पावर है, किसी ने गवर्नमेंट को ऐसी पावर दे रखी है, तो वो स्टेट के अंदर आएंगी वो ये सारी पार्ट 3 के अंदर। ठीक है। आर्टिकल 13 के बारे में देखेंगे। अब आर्टिकल 13 क्या कहता है? लॉ इनकंसिस्टिंग विद फंडामेंटल राइट्स। ऐसे लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करने लग रहे हैं उसके बारे में पता करते हैं इसमें। ठीक है। ऑल द लॉ आर इनकंसिस्टेंट विद और इन दी और इन derogation of any fundamental right shall be void। मतलब ऐसे कोई भी लॉज जो कि फंडामेंटल राइट्स को या तो वो वॉयलेट करने लग रहे हैं या फिर उनको कुछ लिमिटेशन उस पर डालने लग रहे हैं फंडामेंटल राइट्स पे, तो वो जो भी सारे राइट्स हो गए उनको इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। जो ये टर्म लॉ है, मतलब हमने यहाँ पे देखा ऑल लॉज आर इनकंसिस्टेंट, तो इस लॉ में अब क्या क्या चीजें आएंगी वो देखते हैं। परमानेंट लॉज इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। कोई भी परमानेंट लॉ अगर स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट कुछ वो करने लग रही है। टेम्पररी लॉज जो कि ऑर्डिनेंसेस प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर देता है वो चीजें। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स इन नेचर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। मतलब अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन कोई भी देता है जिसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। अगर उन्होंने कोई भी ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन पास करा है वो चीज। नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ जैसे कस्टम और यूसेज हैविंग फोर्स ऑफ लॉ। कोई भी ऐसी नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ। ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं
ये जो होगी वो लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स में आ सकती। मतलब ये जो आर्टिकल है ये प्रोवाइड करता है डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसमें क्या कहते हैं, इसमें पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। इसमें सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट को आर्टिकल कि कोई भी लॉ को वो इनकंसिस्टेंट और इनवैलिड घोषित कर सकते हैं ऑन ग्राउंड ऑफ वोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स की वोल्यूशन पे। ये जो सुप्रीम कोर्ट हो गया या फिर हाई कोर्ट हो गया, ये इनको इन राइट्स को डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इनको अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर सकते हैं। अब आते हैं फंडामेंटल राइट्स, देखते हैं फंडामेंटल राइट्स 6 टाइप्स के होते हैं। राइट टू इक्वालिटी, इसमें टोटल कितने राइट्स आते हैं, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, इसमें टोटल 5 राइट्स आते हैं। राइट टू फ्रीडम, इसमें कितने आते हैं, आर्टिकल 19, 20, 21, 21A एंड 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें 2 राइट आते हैं, 23 एंड 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इस 25, 27, 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 एंड 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। और देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का सबसे पहला आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 14 में क्या लिखा है, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब स्टेट किसी भी एक पर्सन को डिनाई नहीं कर सकता, क्या डिनाई नहीं कर सकता, इक्वालिटी बिफोर द लॉ या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर हमें इसमें दो चीजें मिलती है। स्टेट एक पर्सन को इंडिया के टेरिटरी में क्या दो चीजें डिनाई नहीं कर सकता, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। अब इन दोनों का मतलब क्या हुआ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब हो गया नो वन इज अबव द लॉ, मतलब कोई भी पर्सन लॉ से ऊपर नहीं है। एवरीवन ट्रीटेड सेम बिफोर द लॉ, सबको लॉ के सामने सेम ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, इसका क्या इंटेंट है, इसका इंटेंट ये है टू क्रिएट अ सोसाइटी जहाँ पे किसी भी प्रिविलेज की एब्सेंस हो किसी भी एक इंडिविजुअल के फेवर में, मतलब किसी भी एक इंडिविजुअल के पास कोई भी एक प्रिविलेज ना हो, इसकी आर्टिकल 14 की मतलब इक्वालिटी बिफोर बिफोर द लॉ की ये वो है, इसका इंटेंशन है। ठीक है, इट इज कॉलरी टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ मीन्स। ठीक है, अब आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। पर्सन जो भी सेम सर्कमस्टांसेस में है उनको सिमिलरली ट्रीट करा जाना चाहिए। ठीक है, मतलब स्टेट जो है जो भी अनइक्वल है, मान लो कोई ऊंचा नीचा है आज की जो सोसाइटी में चल रहा है, अगर उनको हम डिफरेंटली भी ट्रीट करती है तो उसको ऐसे ट्रीट करना चाहिए कि उनको नीचे वालों को ऊपर वालों से लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए उनको। ठीक है, इसका मतलब होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब क्या हो गया कि मतलब सब उसके सामने, लॉ के सामने सब बंदे सेम है। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ क्या हुआ कि अगर कोई अनइक्वल है तो उनको ऐसी चीजें प्रोवाइड, मतलब उनको ना ऐसे ट्रीट करना कि वो सेम सर्कमस्टांसेस में आ जाए, ताकि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए। ठीक है, अब डाइसी कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, अब डाइसी का कॉन्सेप्ट देखेंगे उसने क्या दिया था रूल ऑफ लॉ में। एवी डाइसिस ने बुक लिखी थी द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसने बिलीव करा था कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नेंस जो है वो किस चीज पे बेस्ड होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, अब डेमोक्रेसी जो कि
बनाती हैं, वो अपने आप को जस्टिफाई करे लोगों के सामने कि भाई जो उनकी पावर है वो सोशली जस्ट है और अकॉर्डिंग टू लॉ है, मतलब ये उनके पास होना चाहिए। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को ये लोगों के सामने दिखाना चाहिए कि भाई जो भी उनकी पब्लिक पॉलिसी है वो अकॉर्डिंग टू लॉ है और सोशली जस्ट है। इसलिए उसने 3 पिलर्स दिए थे बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लॉ नॉट ऑन मैन। मतलब गवर्नमेंट जो है प्रिंसिपल ऑफ लॉ पे बेस्ड होनी चाहिए। तो 3 प्रिंसिपल दिए थे, इसमें क्या क्या कही थी इसने? सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, पर्सन कैन बी पनिश्ड ओनली फॉर वायलेटिंग द लॉ, रिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पावर टू रोल आउट पनिशमेंट आर्बिट्रेरली। मतलब इसमें ये सुप्रीमेसी ऑफ लॉ में ये दिखा रखा है पर्सन को पनिश करा जाएगा किसी भी लॉ को वायलेट करने के लिए। गवर्नमेंट अपनी मर्जी से किसी को भी ऐसी पनिशमेंट अपनी मर्जी से नहीं दे सकती है, ना किसी की ऐसी अपनी मर्जी से कैंसिल कर सकती है। दूसरा पॉइंट क्या है इसका? इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सेम लॉ वुड बी अप्लाई टू एवरीवन, एक जैसा लॉ सब पे अप्लाई होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सेक्स और क्रीड। मतलब उसकी जाति वाति से, उनके जेंडर के उससे उनको भी वो ऐसा कुछ नहीं है कि उनको थोड़ी कंसेशन मिल जाएगी, सबको लॉ के सामने इक्वली वो हो करा जाएगा। तो कोई भी पर्सन लॉ से ऊपर नहीं है। प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स बट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब the constitution is not the source of individual right but the consequence of the right of the individual in its meaning। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो इंडिविजुअल राइट्स की वजह से नहीं आया है, बल्कि इंडिविजुअल के पास राइट्स हैं, इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आया है। तो इंडिया ने फर्स्ट और सेकंड को अपने उसमें लिया है लेकिन थर्ड को नहीं लिया है, क्योंकि हमारे उसमें इंडिविजुअल से ही कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इन फ्रांस एंड फ्रांस कॉन्टिनेंटल रूल ऑफ लॉ में क्या होता है? लीगल सिस्टम होता है बेस्ड ऑन कोडिफाइड लॉ स्टैट्यूज। इसमें क्या होता है? स्टैट्यूज और कोड होते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ है। ठीक है, मतलब इसमें ना सीधा कोडिफाइड लॉज है, इनके ऊपर इसकी जजमेंट होती है। ब्रिटिश रूल ऑफ लॉ में क्या होता है? बेस्ड ऑन कॉमन लॉ, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, केस लॉ, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसमें क्या हो करता है मतलब कि ब्रिटिश रूल ऑफ लॉ में अप्लाइंग पास कोर्ट डिसीजंस जो है उनको न्यू केसेस पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें सोर्स ऑफ लॉ। फ्रेंच के रूल ऑफ लॉ में और ब्रिटिश रूल ऑफ लॉ में देखते हैं सोर्स ऑफ लॉ क्या है। फ्रेंच में क्या है? कोडिफाइड स्टैट्यूज और कोड्स, जो कि मतलब रिटन लॉज हो गए। लेकिन ब्रिटिश के उसमें क्या है? जुडिशियल प्रेसिडेंट्स एंड केस लॉ। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स क्या हो गए? पास्ट में जो भी कोर्ट के डिसीजन गए करे गए हैं उन्हीं को एज अ फ्यूचर केसेस पे यूज करना, उसको पास्ट जुडिशियल प्रेसिडेंट्स कहते हैं या फिर केस लॉज। ठीक है, अब जुडिशियल रोल क्या क्या रहता है यहाँ पे? फ्रेंच के उसमें क्या है? जजेस एक्टिवली इन्वेस्टिगेट फैक्ट्स एंड अप्लाई द लॉ। मतलब जजेस क्या करेंगे यहाँ पे? फैक्ट्स को इकट्ठा करेंगे और उस पर लॉ को अप्लाई कर देंगे, जो भी है उस पर लॉ लग रहा होगा। लेकिन ब्रिटिश में क्या होता है? ब्रिटेन में क्या होता है? जजेस एक्ट एज इम्पार्शियल आर्बिटर्स इवेलुएटिंग एविडेंस फ्रॉम पार्टीज। मतलब जजेस क्या करेंगे? इम्पार्शियल आर्बिटर्स, मतलब किसी भी बिना किसी की साइड लिए इवेलुएट करेंगे एविडेंस को जो भी डिफरेंट पार्टी से कलेक्ट करा गया है। अब इसका लीगल सिस्टम कैसा है? इसमें क्या होता है? सिविल लीगल सिस्टम है, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है, जो कि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव कोड है किसके लिए? डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग एग्जीक्यूटिव, अगर एग्जीक्यूटिव ने के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है उसके लिए अलग एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है, जिसकी वजह से क्या होता है? अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है
अंडर द लॉ अगेंस्ट द डाइसी कॉन्सेप्ट, मतलब भाई अलग उसके लिए एग्जीक्यूटिव के लिए दे रखा है, तो मतलब वहाँ पे कुछ बायसनेस तो चलेगी, इसलिए वो अगेंस्ट दी डाइसी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ब्रिटिश में क्या होता है, कॉमन लॉ सिस्टम होता है, मेंटेन ए यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम, सिटीजन्स के लिए भी एग्जीक्यूटिव के लिए भी, ठीक है। सब्जेक्ट टू सेम कोर्ट्स, मतलब एक ही कोर्ट में ये सारी चीजें होंगी। एंश्योर द इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यही इंश्योर करता है कि भाई इक्वालिटी हो। ये अब आते हैं आर्टिकल 15 पे। आर्टिकल 15 में क्या कहते हैं, स्टेट्स शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स ऑफ बर्थ। मतलब स्टेट जो है किसी भी सिटीजन्स को ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, टू मेक एन एडवर्स डिस्टिंक्शन विद रिगार्ड टू डिस्टिंग्विश अनफेवरेबली फ्रॉम अदर्स, मतलब किसी भी एक को दूसरे से एडवर्स डिस्टिंक्शन, मतलब उसमें कुछ डिफरेंसेस वो कर देना, भाई मतलब तू छोटा है, तू ऊंचा नीचे है, ठीक है। ओनली, ओनली इसमें इस वर्ड में क्या मतलब हुआ ओनली का, ओनली मतलब डिस्क्रिमिनेटेड ऑन अदर ग्राउंड्स इज नॉट प्रोहिबिटेड, मतलब इसमें डिस्क्रिमिनेशन अगर हम इनके अलावा किसी और ग्राउंड्स पे करते हैं तो वो प्रोहिबिट नहीं है। सेकंड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 15, सेकंड प्रोविजन में क्या है, नो सिटीजन shall be subject to any disability, liability, restriction or condition on ground only of religion, race, caste, sex, place of birth with regard to access to shop, public restroom, hotels, use of well tank maintained wholly or partly by state funds or dedicated to use of general public। मतलब कोई भी सिटीजन जो है, अगर चाहे कैसी भी डिसेबिलिटी हो, लाइबिलिटी हो या फिर रिस्ट्रिक्शन, किसी भी ये जो भी ऊपर हमने ग्राउंड्स पढ़े थे इसके रिगार्डिंग, इसके बेसिस पे कोई भी उनको कहाँ कहाँ से एक्सेस उनका रोक नहीं सकता, शॉप, पब्लिक होटल्स में से, ठीक है। यूज ऑफ वेल्थ, जो कि ऐसी कोई भी चीज जो कि स्टेट फंड से आने लग रही है, उनका मेंटेनेंस स्टेट फंड से होने लग रहा है, या फिर जो वो जनरल पब्लिक की यूज के लिए बन रखे हैं, वहां पे इनको इनके बेसिस पे कोई इनको इसमें क्या प्रोहिबिट्स करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल। इसमें यहाँ पे स्टेट भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, प्राइवेट इंडिविजुअल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, लेकिन पहले वाले में स्टेट स्टेट नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशन ने एफर्मेटिव एक्शंस का एक प्रोविजन डाला है, प्रोवाइड करता है एफर्मेटिव एक्शंस, ये सेट ऑफ पॉलिसीज होती है जो कि गवर्नमेंट यूज करते हैं टू सपोर्ट मेंबर ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप मेंबर्स को सपोर्ट करने के लिए, जिन्होंने हिस्टोरिकली फेस करा डिस्क्रिमिनेशन एरियाज ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग एंड रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, जैसे कि रिजर्वेशन हो गया SC ST और OBC का। और अब इसका बाद में पढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, हाँ भाई, हेलो 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 हेलो। इसका देख यहाँ पे,
हिस्ट्री का ही पढ़ेंगे। Neopolitical awakening. हाँ, तब क्या था इसमें, क्या क्या रहेगा था? Separation of judicial executive. Hmm. On will list comprise judicial reforms based on principle. Then next, the judicial power given to class of district judge. This was separation of judicial from executive means under Lord Cornwallis created a new legal system where the revenue work was judicial work was separated. ठीक है।
based on principle of separation of power में क्या होगा था left magistrate way alone official power जो थी for the personal civil laws. British allowed personal civil laws of various nations to continue in civil matters such as those concerning marriage, divorce, and inheritance. Personal civil law of various Indian community
अब आता है अगला, पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन। The way India was generally from higher as by the policy, the task of no Indianization. अरे यार, ठीक है, अब ये हो गया इसका पर they never know even for the British. Indianization of convenient services means not equally in order to cut down state expenditure.
Analysis. What was the analysis? While British made effort to establish rule of law in India, but this again against and to serve British to enjoy justice. The cost this is unarguable. Mm, new judicial system. This was for today.